कल हम लोगों ने पढ़ा था चाइल्ड अब्यूज के बारे में। आज का हमारा चैप्टर है, देखिए जैसे कल हम लोगों ने स्टडी किया कि भाई चाइल्ड अब्यूज होता है या चाइल्ड अब्यूज में वो सारी चीजें कि भावनात्मक रूप से अगर उनके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है या फिजिकली होता है या सेक्सुअल होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्राइम हैं जो बच्चों के चाइल्ड अब्यूज में वो सारी चीजें शामिल हैं जो बच्चों के संबंध में अपराध से जुड़ी हैं, है ना। चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, या चाहे वो सेक्सुअल हो। यहाँ पर कुछ ऐसे कॉजेस हैं जो स्पेसिफिक, जैसे कि मैं कहूँ कि भाई ऐसा क्यों है कि बच्चों के अगेंस्ट होने वाले क्राइम बहुत ज्यादा हैं, या बच्चों के अगेंस्ट होने वाले क्राइम जो हैं वो इजीली किए जा सकते हैं। देयर आर सम रीजंस। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे क्यों इजीली विक्टिम हो जाते हैं। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। क्यों होता है ऐसा? कुछ उसके स्पेसिफिक कॉजेस हैं ये जिसके कारण बच्चों के अगेंस्ट होने वाले क्राइम का रेशो बहुत ज्यादा होता है। कॉजेस ऑफ ऑफेंसेस, देखिए क्या होता है। चिल्ड्रन आर द मोस्ट वेल्युरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और they are easy to intimidated, easy to hush up, and thus they become unfortunate victim of crimes. कितना आसान है बच्चों के अगेंस्ट क्राइम करना। they don't have power to defend themselves. इतना आसान नहीं है कि वो खुद की प्रतिरक्षा कर सके। ये भी आसान नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा स्टेप ले सके। अगर बच्चे को डराया गया, धमकाया गया तो बिल्कुल वो मान लेगा आपकी बात, जो आप कहेंगे वो कर भी लेगा, क्योंकि बच्चे ऐसी चीजें इजीली आपके लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर बच्चों के अगेंस्ट में होने वाला जो क्राइम है वो ये भी है कि बच्चों को डराया धमकाया जा सकता है, बच्चे इजीली अवेलेबल है और वो अपने डिफेंस में जिस तरह से बड़ों के, मान लीजिए कोई बड़े के साथ आप क्राइम करेंगे तो डेफिनेटली वो उसी अग्रेशन के साथ आपको रिप्लाई करेगा। पर बच्चों के साथ ये चीजें इजीली पॉसिबल नहीं है। बच्चे अब खुद डर जाते हैं, सहम जाते हैं, उनका कोमल मन होता है। उनके अगेंस्ट अगर कोई क्राइम हुआ है तो वो उस चीज को इवन प्रॉपर एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं कि उनके अगेंस्ट इस चीज तरह की चीजें हुई हैं। इसीलिए इंडियन पेनल कोड एंड बहुत सारे अदर ऐसे प्रोटेक्टिव हमारे पास लॉज हैं, स्पेशल लॉ हैं और लोकल लॉज हैं जो बच्चों के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस को बताते हैं। आज के लेक्चर में वही चीजें हम करेंगे। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ ग्रुप ऑफ क्राइम involving the exploitation of men, women and children for financial gain which is violated of fundamental human rights. आप सभी लोगों को पता है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में हमें फंडामेंटल राइट्स में ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानवों का दुर्व्यापार निषेध है, यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी बच्चे के संबंध में किसी भी, एक मिनट, किसी भी मेल विमेन या चिल्ड्रन का जो मानव दुर्व्यापार होता है वह नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए इस तरह का कोई एक्टिविटी किया है तो वह फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है। इसी तरह देयर कुड बी मेनी रीजन दैट ड्रैग चिल्ड्रन इनटू कमिटिंग क्राइम्स लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, सर्कमस्टेंसेस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ईटीसी। कल इन्हीं सब चीजों के बारे में हमने बात की थी कि क्यों ऐसा होता है कि बच्चों के अगेंस्ट क्राइम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके कई सारे कल सामाजिक, आर्थिक और विधिक कारण हमने पढ़े थे। उसी से आगे का ये चैप्टर है, क्योंकि इजीली आप बच्चों की, जैसे मैंने कल कहा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए गिरोह होते हैं, भीख मंगवाना, बैगिंग के लिए गिरोह हैं, बड़े बड़े गिरोह उसके अगेंस्ट काम करते हैं। कल इंदौर का एक मैंने एग्जांपल भी दिया था लास्ट ईयर का। तो इस तरह के एक्टिविटीज में क्या है, इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है, संगठित अपराध। और संगठित अपराधों का जो मेन टारगेट होता है वो होते हैं बच्चे। क्यों? इजीली अवेलेबल है, बच्चों का किडनैपिंग आसानी से किया जा सकता है, उन्हें बेवकूफ आसानी से बनाया जा सकता है, उन्हें बहकाया जा सकता है, उकसाया जा सकता है, डराया जा सकता है। ये बहुत सारे रीजन है कि संगठित अपराधों का भी मेन टारगेट बच्चे ही होते हैं। देखिए, ये एक और इसमें ऐड कर सकते हैं आप, इसको हिंदी में भी हाथों हाथ लिखते रहिएगा। कॉजेज ऑफ ऑफेंस, मेन बच्चों के अगेंस्ट, बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों का मुख्य जो वजह है वो सबसे पहले है आयु, एज। मैंने कहा
एक 20 साल का व्यक्ति एक 35 साल के व्यक्ति के ऊपर अटैक करता है, 35 साल का व्यक्ति उसी अग्रेशन से खुद का डिफेंस करेगा, पर एक 20 साल का व्यक्ति एक 10 साल के बच्चे के ऊपर हाथ उठाता है, क्या 10 साल का बच्चा उसी अग्रेशन से उसे रिप्लाई करेगा? डेफिनेटली नहीं। तो यहाँ पर जो एज है वो एज एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों के ऊपर इजीली इस तरह के अटैक किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम हो, चाहे वो किसी भी तरह का अब्यूज हो, चाहे वो किसी भी तरह का शोषण हो। फिर फिजिकल डिसेबिलिटी, सेम चीजें, छोटे बच्चे फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वह अपने लिए डिफेंस, अपनी प्रतिरक्षा में उसी स्तर से उसे रिप्लाई करें या उसी लेवल पर जाकर अपने को खुद को डिफेंस कर सके। इसी तरह मेंटल डिसेबिलिटी, अब यहाँ पर मेंटल डिसेबिलिटी का मतलब अनसाउंड माइंडनेस नहीं है, बच्चे एज के कारण जो अपरिपक्वता होती है, मानसिक अपरिपक्वता, जिसका मेन कारण आपकी आयु है, और उस आयु की वजह से जो मानसिक विकास होना चाहिए वो एक एज के बाद ही होगा। 14 साल का बच्चा जितना समझता है उससे कहीं ज्यादा 18 साल का बच्चा समझता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच 4 साल का डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के कारण मेंटल लेवल जो है या मेंटल मानसिक जो परिपक्वता है वो बहुत ज्यादा है। उसी कारण उसे सही में, गलत में, किसी के बहकावे में आना नहीं आना, इन सबको समझता है। तो एक ये रीजन बहुत बड़ा है कि छोटे बच्चों के साथ इजीली क्राइम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली उन चीजों को इतना अच्छे से नहीं समझ सकते कि उन्हें उनके साथ क्या किया जा रहा है। एक चॉकलेट के, आइसक्रीम के बहकावे में ही बच्चा आ जाता है, और क्राइम उनके अगेंस्ट भी किया जा सकता है और उनसे करवाया भी जा सकता है। पावरलेसनेस, डेफिनेटली बहुत ज्यादा शक्तिशाली वो नहीं होते हैं। इसे हिंदी में अगर आप लोग लिख रहे हैं तो पहले लिखेंगे आयु, फिर शारीरिक दुर्बलता, फिर लिखेंगे मानसिक दुर्बलता, फिर लिखेंगे पावरलेसनेस मतलब शक्तिहीनता। They are not physically strong, they are not physically mentally strong, they don't have power कि वो उसके अगेंस्ट में जाकर अपने लिए डिफेंस यूज कर सके। जैसे कि प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अगर आज मुझ पर किसी ने अटैक किया है तो मैं उसी अग्रेशन के साथ उस पर रिप्लाई कर सकती हूँ, है ना, और प्राइवेट डिफेंस में जाकर हर तरह से अपने आप को सिक्योर कर सकती हूँ, प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। बट बच्चे इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो इस तरह का स्टेप ले ले। पावर्टी, डेफिनेटली कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों के अगेंस्ट होने वाले क्राइम का, बच्चों की खरीद फरोख्त होती है। आपको मैं बताऊं एक एग्जांपल से, अडॉप्शन, आप समझते हैं ना अडॉप्शन? भैया मैंने कल भी क्लास में कहा था कि प्लीज रिप्लाई करा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने कोई क्वेश्चन किया है आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे नहीं समझता है कि आप लोगों को मेरी आवाज भी जा रही है या नहीं जा रही है। व्हाट इज अडॉप्शन? क्या होता है अडॉप्शन? कोई समझता है? जिसको भी आता मैम है। गोद गोद लेना, गोद लेना है ना, जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में कहा जाता है दत्तक लेना। लिख लीजिए इसे, जो हमारी लॉ की लैंग्वेज है उसमें हिंदी में हम बोलते हैं दत्तक लेना। ठीक है। आज की डेट में दत्तक के लिए बहुत से जैसे पहले के जो टाइम था, आज से मैं अगर 15 साल पहले की भी बात करूं तो दत्तक के संबंध में जो लॉ था, जो विधि थी हमारी, वो थोड़ी इजी थी। इजी मतलब सरल थी। आज के समय में गोद लेने की जो प्रक्रिया है, बच्चों को गोद लेने की जो प्रक्रिया है, वो बहुत कठिन हो गई है। उसके पीछे जो रीजन है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखिए सबसे पहले ही हमने देखा था ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों की खरीद फरोख्त। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे कि सालों साल से उसके यहाँ बच्चा नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि उसके पास बच्चा होना चाहिए, तो बच्चों को खरीदना बेचना, कई हमारे इंडिया के ऐसे स्टेट हैं, ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह की चीजें इवन आज भी होती हैं। पहले प्रोसीजर ये था कि कलेक्टर की परमिशन से आपको बच्चा मिलेगा, ठीक, तो भी कई लोग इंटरनली 1 लाख 2 लाख रुपए देकर नवजात बच्चों की चोरी क्यों होती है? ताकि उन्हें बेचा जा सके, है ना। तो इवन एनआरआई जो होते हैं ना, जो बाहर की कंट्रीज में होते हैं, वो लोग इस तरह का काम बहुत करते हैं। मतलब वो लोग भी क्योंकि उन्हें भी अगर बच्चे की डिमांड है तो वो इवन इंडिया से सिर्फ इसीलिए, तब इसीलिए एनआरआई के लिए अडॉप्शन का एक अलग से वो बनाया गया है कारा में,
कि अडॉप्शन जो लोग NRI हैं उनके लिए अडॉप्शन का प्रोसेस अलग है। तो यहाँ पर बच्चों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए अडॉप्शन के जो नियम है, हमारे जो दत्तक के संबंध में जो नियम थे, उन नियमों में चेंज किया गया। 2013 के बाद तो मेजर चेंजेस हुए हैं, इसलिए किए गए हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस किए गए हैं उसके पीछे रीजन ये है कि कई बार, अब उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं भाई, बच्चों की खरीद फरोख्त, तो कोई भी व्यक्ति अपना खुद का बच्चा क्यों बेचेगा? हो सकता है कि पॉवर्टी बहुत बड़ा रीजन है, गरीबी है। उस गरीबी को दूर करने के लिए एक माइंड सेट हो जाता है कि आपके पास ऑलरेडी इतने बच्चे हैं, तो आप अगर किसी एक को बेच भी दें और इस तरह की चीजें। इवन आई हैव ट्राइड लास्ट ईयर, मैंने खुद ने इन चीजों पर, क्योंकि मैं अडॉप्शन का काम करती हूँ, मैंने खुद ने देखा है कि लोग इजीली तैयार हो जाते हैं। और वो भी जैसे लोअर क्लास है, लोअर क्लास में अगर आपने इस तरह का कोई न्यूज दे दिया है कि भाई एक नवजात शिशु की जरूरत है, अडॉप्ट करना है, तो अडॉप्शन के नाम पे क्या होगा? ठीक है, हम कोर्ट में बोल देंगे कि आप हमारा बच्चा ले लीजिए, बट उसके बदले में आप हमें क्या देंगे? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह के डील्स की जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब उस बच्चे का क्योंकि बच्चों की खरीद फरोख्त बहुत गलत चीजें हैं, ऑलरेडी ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इसीलिए पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी अगर है तो आप क्या चाहेंगे कि बच्चे के बदले अगर आपको पैसा मिलता है तो इट्स ओके फाइन। समवेयर इस तरह की एक्टिविटीज इवन इंडिया में नहीं, आसपास की जगह आप देखेंगे तो ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद ने इस पर देखा है, लोगों से बात की है। इजीली लोग तैयार होते हैं 1 से 2 लाख रुपए में। और इन्हीं चीजों को रोकने के लिए आज हमारे पास अडॉप्शन का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बहुत जटिल बना दिया गया है, ताकि इस तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये अपने आप में एक मेजर क्राइम है। इलिटरेसी, अब जैसे मैंने कहा कि जो लोग बच्चे को अगर बेचना चाहते हैं, क्या वो, उन्हें पता है बहुत अच्छे से कि ये बहुत बड़ा क्राइम है? क्या उन्हें ये पता है कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? क्या उन्हें ये पता है कि उन्हें पुलिस पकड़ भी सकती है ना? दे डोंट नो, लिटरेसी नहीं है, साक्षरता नहीं है, लोगों को पता नहीं है विधि क्या है, लोगों को ये नहीं पता है कि लॉ क्या कहता है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन है जिस कारण से बच्चों के अगेंस्ट होने वाले जो क्राइम है वो बहुत इजीली हो जाते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं जो हमारी आईपीसी में हमें बताए गए हैं। देखिए, आईपीसी भारतीय दंड संहिता, अभी आप लोग आईपीसी पढ़ रहे हैं आई थिंक ना? कितना सेक्शन हो गया है आपका? गौरव, कोई और? मनीषा, आप बता पाओगे कितने सेक्शन हो चुके हैं आईपीसी के? क्योंकि कई सारे सेक्शन ऐसे हैं जो हम लोग आईपीसी के हमें इसमें भी पढ़ने को मिलेंगे। नो वन रिप्लाई, अगेन सेम। सम ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, इवन फॉर ऑल बी मर्डर, सभी के लिए होता है। इसी तरह बच्चों के अगेंस्ट अगर होता है तो मर्डर डेफिनेटली इस कैटेगरी में आता है। मर्डर आईपीसी की धारा 302, जिसमें कि मर्डर का पनिशमेंट, हत्या का पनिशमेंट दिया गया है, 302। फिर फोर्टिसाइड, क्राइम अगेंस्ट ऑफ फेटस, सेक्शन 315 और 316, भ्रूण हत्या, गर्भ के अंदर बच्चों की हत्या। जैसे कि आप सभी को पता है कि उनका जेंडर चेक करके अगर इस तरह का कोई क्राइम किया जाता है तो वो पनिशेबल है। इनफेटिसाइड, न्यूबॉर्न चाइल्ड, क्राइम अगेंस्ट न्यूबॉर्न चाइल्ड, 0 से 1 ईयर नवजात शिशु की हत्या, सेक्शन 315 आईपीसी। Procuration of minor girl for inducement to force or seduce to illicit intercourse, 366 आईपीसी। यहाँ पर आप लोग सेक्शन लिख लीजिए, आईपीसी जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर
और क्लियर होगा। सेलिंग ऑफ गर्ल फॉर प्रोस्टिट्यूशन, 372, बाइंग अ गर्ल फॉर प्रोस्टिट्यूशन 373, फिर देर आर सम स्पेशल लॉज। देखिए इसके अलावा किडनैपिंग लिखिए, अपहरण और व्यपहरण, का सेक्शन लिखेंगे 363, सॉरी 367, 359 से लेके 374 तक किडनैपिंग और एब्डक्शन। गर्भपात से जुड़े जितने भी अपराध हैं वह उस महिला के विरुद्ध भी माने जाते हैं जिसके अगेंस्ट इस तरह का क्राइम किया गया है, और उस न्यूबॉर्न बेबी के अगेंस्ट भी माने जाते हैं जिसके साथ इस तरह का क्राइम किया गया है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के संबंध में जो है उसमें स्पेशली आपका मर्डर है, फोर्टिसाइड से, और जो भ्रूण हत्या है बच्चों के साथ, किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, कम उम्र की बच्चियों के साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट अगर हुआ है तो बच्चियों को खरीदना, बेचना, हायर करना, और इसके अलावा स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जो सम एक्ट्स आर देयर। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, जहां पर कि माइनर्स को अब्यूज किया जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, तो यहाँ इमोरल ट्रैफिकिंग में मानव दुर्व्यापार प्रतिषेध अधिनियम, नाम इसका पूरा आप लिखेंगे, मानव दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। इसमें और एक मुझे स्लाइड आपको बनानी है। देखिए अब कुछ अपराध यहाँ पर जैसे हमने देखे आईपीसी के कुछ अपराध देखे, उसी तरह यहाँ पर कुछ अपराध और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, पर्टिकुलर जो ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने व्यक्तिगत बाल अपराध और समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध और परिस्थिति वश बाल अपराध, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अलग अलग डेफिनेशन दी गई है ये हमें बताता है कि बाल अपराध के किस किस तरह से रूप हो सकते हैं, जैसे कि अपराध कार्य करने में केवल एक ही बालक लिप्त हो या उसके कारण बाल अपराधी में अंतर हो, तो यहाँ पर ये व्यक्तिगत बाल अपराध कहलाएगा। फिर बाल अपराध के कुछ कारण हैं यहाँ पर, जैसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक। ये देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं, आपने ये नोट्स तो पढ़े ही होंगे, यहाँ सिर्फ मेरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है इसलिए मैंने इसे अभी किया है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है जनरल सेंस समझ वाला है। भारत में बच्चे आबादी का लगभग
40% है। बच्चे अपनी सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से असहाय हैं। हमें ऐसा लगता है जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं इस तरह का जो कि कॉमन होता है या कॉमन प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, हमें ऐसा लगता है कि इट डजंट हैपन, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। बट अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बालकों के संबंध में दुर्व्यवहार या बालकों के संबंध में जो व्यापार है, दुर्व्यवहार है, उनके संबंध में जो जुड़ी अपराध हैं, उन अपराध के लिए जो समाज है और उस समाज में जो संगठित अपराध वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा जिसे हम बोल सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा उसके लिए उत्तरदायी है। और यही रीजन है कि बाल श्रम, देखिए बाल श्रम हुआ, बच्चों से दुर्व्यवहार हुआ, उनके बीज स्थापन और उनके असुरक्षित प्रवासन की चिंताएं, पेशेवर यौन शोषण से जुड़ी गैर कानूनी खरीद फरोख्त एक गंभीर चुनौती है। मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोग थोड़ा भी नेट सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों के अगेंस्ट होने वाले क्राइम में स्पेशली बच्चों की खरीद फरोख्त बहुत मेजर क्राइम है। बच्चों से जुड़े अपराधों में शारीरिक मानसिक से ज्यादा बच्चों की खरीद फरोख्त, उन्हें गैर कानूनी कामों में लगा देना, जिसके लिए कई सारे हम देखते हैं कि असंगठित अपराध संगठित अपराध के जो गिरोह हैं वो उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर इट इज नॉट एक्सेप्टिंग इजीली, मतलब ये इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, बट बच्चों के संबंध में होने वाले अपराध में कई सारी ऐसी जो होते हैं ना, बाल संप्रेषण गृह होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, और जहां पर हम ये मानते हैं कि बच्चों की सुरक्षा की गारंटी हमें मिलेगी, इवन ऐसी जगहों पर भी बाल अपराध की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आपको याद हो तो आज से 1.5 years बैक इंदौर के ही बाल आश्रम में, आप लोग अगर आप लोगों में से जो लोग भी थोड़ा एक्टिव हैं, पेपर पढ़ते हैं, आई डोंट नो कौन हो सकते हैं, बट अगर आप लोगों ने सुना हो तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि बाल संप्रेषण गृह से कुछ बच्चों को छुड़ाया गया था। बाल संप्रेषण सॉरी महिला एंड बाल विकास के अधिकारियों ने कई सारे ये जो पलासिया वाला एरिया है वहां पर बच्चों की जो खरीद बच्चों से जो भीख मंगवाने वाले काम होते हैं उसके पूरे गिरोह को पकड़ा था। इसी तरह अगर आप लोगों को पता हो तो कई सारे जो अलग अलग बाल गृह होते हैं वहां पर जो उनके अगेंस्ट होने वाले क्राइम का जो रेशो है उसका स्टडी भी हुआ था। और इंदौर के और एमपी के ही कुछ अलग अलग बाल संप्रेषण गृह से कुछ बच्चे भाग गए थे, जिसमें कि इवन मुकबधिर जो होते हैं उनके जो अलग अलग ग्रह होते हैं, बाल सुधार गृह या बाल संप्रेषण गृह, वहां से कुछ लड़कियां भागी थी। और उसके बाद जब उसको पूरा स्टडी किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो पता चला कि वहां के जो लोग थे जो उसे चलाते थे वही लोग उनके पीछे अपराधों में शामिल थे। इवन वहां से डायरेक्ट बच्चियों की खरीद फरोख्त हुई, बच्चियों से काम करवाया गया, उनके साथ यौन अपराध किए गए। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा आपका कहाँ सुरक्षित है। इवन बच्चों के संबंध में होने वाले अपराध में कई सारी चीजें शामिल हैं, चाहे वो बाल श्रम हो, चाहे वो बच्चों के संबंध में दुर्व्यवहार हो, वो दुर्व्यवहार इवन ऐसी जगहों पर भी शामिल है या हो सकता है जो कि बच्चों के लिए सबसे सेफ होगा। अब जैसे बाल संप्रेषण गृह में कौन बच्चे होते हैं, जो या तो अनाथ हैं, अनाथ आश्रम में भी इस तरह के बच्चे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता दोनों नहीं है तो बच्चों को आपने अनाथ आश्रम छोड़ दिया, या पिता है माँ नहीं है, पिता ऐसा चाहता है कि वह बच्चे की पूरी तरह से देख रेख नहीं कर सकता, तो ऐसे बच्चों को कुछ समय के लिए भी वहां पर छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर वो जगह भी प्लेस, जो पर्टिकुलर प्लेस है अगर वो भी सेफ नहीं है तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों के संबंध में घरेलू काम करवाना, भिक्षावृत्ति करवाना, उनके मानव अंगों की तस्करी होना, पोर्नोग्राफी होना, यौन शोषण होना, बच्चों का खरीद फरोख्त होना, उनके मानसिक और शारीरिक उनके साथ अपराध किया जाना, भीख मंगवाना, उन्हें नशे की लत करवाना, उनसे नशा बेचना। इंदौर के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में लास्ट ईयर का ही स्टडी है कि जैसे कुछ ऐसे स्लम एरिया हैं जहां पर कि 12 से 14 साल के बच्चों को पहले नशा दिया जाता है, उन्हें उसकी आदत डलवाई जाती है और उसके बाद 200 में, 500 में, 1000 में उन्हें उसी चीज को बेचने पर मजबूर किया जाता है। ये इंदौर का ही मैं आपको बता रही हूँ। और एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि इंदौर के जितने भी अनाथ आश्रम हैं
मैं सभी जगह मतलब पर्सनली मैंने विजिट किया है, और क्योंकि ये एक मेरे लिए इंटरेस्ट का टॉपिक है तो मैं हर जगह की मैंने खुद ने विजिट की है। कई बार मैं महिला और बाल विकास के अधिकारियों से मिली हूँ, ऑफिस में गई हूँ, सिर्फ ये सब जानने के लिए कि क्या हम जो चीजें सुनते हैं क्या वो सही है। आप लोग अगर कोई परदेसीपुरा वाले एरिया में रहता है, आप में से अगर कोई भी, तो आप लोगों को पता होगा परदेसीपुरा में बाल जेल भी है, और वहीं पर बाल संप्रेषण गृह भी है, और वहीं पर ओल्ड एज होम भी है, और साथ ही साथ वहां पर बालकों का न्यायालय भी है। जैसे कि अभी हम जुवेनाइल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो कोई है आप में से वहां के उस एरिया में रहने वाला? अभी फिर मेजर साइलेंट रहेगा, नो वन विल आंसर मी। लोकेश, यस मैम। गए हैं कभी उस एरिया में, देखा है वो एरिया? नहीं मैम। जब माहौल ठीक हो एक बार जाइएगा। बाल संप्रेषण, जी मैम। बाल संप्रेषण गृह, बाल न्यायालय, ओल्ड एज होम, इवन वहीं पर महिला बाल विकास का अधिकारी का ऑफिस है। एक ऑफिस हमारा अन्नपूर्णा में है। ये आपसे इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ सब्जेक्ट के बतौर हमें नहीं लेना है। ये आप लॉ के स्टूडेंट हैं अब, और स्पेशली बार बार मैं जैसे आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ कि ये सारा जी रिसर्च मैम। का मैटर है कि हम जब किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ने जितना नहीं हो, हमें पता चल रहा है, हम देख रहे हैं कि भाई बच्चों के अगेंस्ट इस तरह का क्राइम होता है, हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के अगेंस्ट होने वाले क्राइम के लिए इतने सारे लॉ भी बने हुए हैं, उनके पीछे इतने सारी संस्थाएं हैं, बाल आश्रम है, सुधार गृह है, बड़े बड़े विभाग हैं, पर क्या वो सारे सेफ हैं? और वो जब काम करते हैं तो क्या बहुत बच्चों के लिए होने वाले, अगर इस तरह की पूरी सेफ्टी वाला पर्पस है, तो फिर भी बच्चों के अगेंस्ट होने वाले क्राइम इतने ज्यादा क्यों हैं? तो यहाँ पर स्पेशली आप लोगों को भी अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए कि क्या महिला और बच्चों के अगेंस्ट होने वाले अधिक अपराध जो हैं उसमें हमको लॉ में डिग्री लेना है, डिग्री लेके हमें प्रैक्टिस करना है, लॉयर बनना है, इतना काफी नहीं होना चाहिए। आई थिंक हम अगर लॉ पढ़ते हैं, हर कोई लॉ नहीं पढ़ता है। इंजीनियरिंग के बच्चों को अगर आप उठा के पूछोगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तो ही डजंट नो अबाउट दैट। बट आपको पता है कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ हम इस तरह से ना ले कि हाँ ये हमारा सिलेबस है, हमें खत्म करना है, या हमें पढ़ के इसे एग्जाम दे देनी है, नहीं। यहाँ हमें एटलीस्ट थोड़ा हम अवेयर हो जाएं कि हमारे सोसाइटी में हमारे आसपास क्या चल रहा है। क्योंकि हम अवेयर इसलिए हूँ क्योंकि हमें लॉ पता है, हम विधि के बारे में जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। मैंने भी अगर कोई चीजें की हैं, स्टडी किया है, या मैं गई हूँ 10 बार, तो उसके पीछे रीजन इंटरेस्ट ही नहीं, एक अवेयरनेस भी है कि नहीं हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हम लॉ की फील्ड के हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, विधि कितनी कारगर है और कितनी नहीं है, क्या सच में इस तरह की घटनाएं होती हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि बाल संप्रेषण गृह कुछ हद तक तो सेफ है, कुछ हद तक नहीं है। बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने एक आश्रम है, मातोश्री आश्रम, बच्चों का है, अनाथ आश्रम है। वहां पर बहुत छोटी एज के बच्चे रहते हैं। वहां मैं कई बार विजिट करके आई हूँ। लिटरली वो इतना अच्छा है, बच्चों को इस तरह से रखा जाता है वहां पर जैसे कि हम लोग घर में अपने बच्चों को रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे वहां पर 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के, ऐसे बेड प्रॉपर बने हुए, इतना उनके लिए बाहर से सामान आता है, बट फिर भी इतना रिस्ट्रिक्शंस दी है कि वो लोग आपका लाया हुआ मतलब होममेड फूड वो लोग एक्सेप्ट करेंगे और फ्रूट्स एक्सेप्ट करेंगे। बाजार का बना हुआ खाना अगर आप उन बच्चों के लिए ले जाते हैं तो वो लोग इवन अलाउ भी नहीं करते हैं। तो ये चीजें हमारे स्टडी का ही पार्ट नहीं हो, हमारे इंटरेस्ट का भी हो और अवेयरनेस का भी हो। अब जैसे बाल विकास के लिए योजनाएं देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर चैप्टर शुरू होता है। बाल विकास के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं, बाल विकास के लिए कई तरह के हमारे पास एक्ट हैं। उसके साथ टाइम टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर काम करते हैं। काम इसलिए करते हैं ताकि, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो लॉ बनाते हैं वो लॉ तो इनफ होता है पर उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होता है। एग्जीक्यूशन से मतलब होता है निष्पादन, है ना। निष्पादन जैसे मैंने कहा, कल के लेक्चर में भी मैंने कहा था कि बाल श्रम के लिए हमारे पास स्पेसिफिक लॉ है, पनिशेबल है, बट स्टिल इट इज देयर, वो है। तो अभी क्या किया जाए कि इन चीजों को कम किया जाए। आर्टिकल 21A हमारे पास है, बालकों की अनिवार्य शिक्षा, 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, बट स्टिल क्या सभी बच्चे शिक्षा ले रहे हैं? नहीं। इसीलिए यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार समय समय पर कुछ इस तरह के
योजनाएं और प्लान लेकर आती है जिससे कि बच्चों को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा सके, उनके संबंध में कुछ एक्स्ट्रा चीजें की जा सके, जैसे आंगनवाड़ी सेवा है, किशोरी योजना है, और इवन आप सर्च करेंगे तो ढेरों आपको मिलेंगी। लड़कियों के संबंध में और ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि लड़कियों वाला पार्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण, भेदभाव के कारण ऑलरेडी थोड़ा वीक चला जाता है। बच्चियों के संबंध में होने वाले अपराध का रेशो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेक्सुअल क्राइम्स जितने भी होते हैं लड़कियों के संबंध में ज्यादा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर किशोरी योजना, जिसमें बच्चों को शिक्षित कराना, सशक्त बनाना, उनका पोषण, स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, ये सब बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर होता है। फिर है राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। देखिए, छोटे बच्चों की कामकाजी माताओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए, कामकाजी महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। इवन अभी आप लोगों ने अगर पेपर में पढ़ा हो तो इंदौर में 8 महीने की बच्ची को कोरोना हुआ और उसकी मदर जेल में थी, तो उनको बुलाया गया। तो इवन जेल में जो माताएं हैं उनके बच्चों के लिए भी एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए। तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस तरह का ये राष्ट्रीय शिशु गृह योजना एक बनाई गई है। फिर बाल संरक्षण सेवा, जो कि बच्चों को सुरक्षित स्थान प्रदान करती है, और सामाजिक संरक्षण में बच्चों की जो उपेक्षा, हर जगह जब आप कोई भी बच्चों के संबंध में होने वाले अपराध को जब आप पढ़ेंगे, ये शब्द जो है उपेक्षा, ये आपको बार बार देखने पढ़ने को मिलेगा, और कई बार मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। उसका रीजन ये है कि दिस इज द मेन पार्ट ऑफ अगेंस्ट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए। तो यहाँ पर उपेक्षा, शोषण, परित्याग, बच्चों को छोड़ देना, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था इफ यू रिमेम्बर, कि कई बार न्यूबॉर्न चाइल्ड को छोड़ दिया जाता है। अब क्यों छोड़ दिया जाता है? या तो बेच दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। रीजन हो सकता है अनवांटेड होना, असमय बच्चों का जन्म, या फिर ऐसे समय पर जब बच्चे की अनवांटेड चाइल्ड मीन्स कई बार इस तरह के बच्चों का जन्म होता है जो कि उचित नहीं है, उस कंडीशन में बच्चों को छोड़ दिया जाता है। फिर लड़की की डिमांड है, लड़की पैदा हुई है, उस बच्चों संबंध में बच्चों का परित्याग किया जाता है। परिवार से अलगाव, कई बार बच्चे खुद घर छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें इतना समझता नहीं है, गुस्से में आकर उस कंडीशन में बच्चों के लिए संरक्षण की क्या स्थिति हो। कई बच्चे भटक जाते हैं, कई बच्चे घर से भाग जाते हैं, कई बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, देन छोड़ दिया जाता है। ऐसे बच्चे कहाँ जाए? तो उनके लिए बाल संरक्षण सेवा एक ऐसी योजना है जो ऐसे बच्चों को संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, कल इससे आगे का पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग सिनॉप्सिस, सॉरी, असाइनमेंट बनाकर आपको